हेलो दोस्तों, जेईई मेंस 2023 में पूछे गए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जिन्हें आप इजीली कर सकते हो। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द एस्केप वेलोसिटीज ऑफ टू प्लैनेट्स। देखो, दो प्लैनेट्स हैं जिनकी एस्केप वेलोसिटीज का रेशियो आपको दिया है जो कि है 1:2 और उसके बाद जो उनकी रेडियस है, ठीक है, उनका रेशियो आपको दिया है 1:3। ओके, तो आपसे ये पूछा गया है कि जो उन पर ग्रेविटी होंगी, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, मतलब ग्रेविटी जो जी आप जानते हो स्मॉल जी, उनका रेशियो पूछा उन दोनों प्लेनेट पर क्या होगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, चलिए जी ध्यान से देखते हैं। देखो, ये आप एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला तो जानते ही हो, √2gm/r। नहीं जानते तो पढ़ लो सर, 11th क्लास का ही कंसेप्ट है। ओके जी, तो एस्केप वेलोसिटी आप जानते हो। एक बात बताओ, यहाँ पर जो मास है, ये जो m लिखा है ना, कैपिटल M, ये क्या होता है सर, ये मास है, मास, ठीक है। और मास को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा, एक स्फीयर का 4/3 पाई r की पावर 3। रो इज द डेंसिटी, ओके, ये डेंसिटी इक्वल मास ओवर वॉल्यूम, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ओके, तो हमने मास को यहाँ पे क्या लिख दिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, एक स्फीयर का 4/3 पाई, उसकी रेडियस का क्यूब। ओके जी, तो यहाँ पर भी सिर्फ हम एक फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना। अब देखो, यहाँ पर r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, r² बचेगा। बेसिकली देखो यहाँ पर क्या क्या बचा, √8/3 g पाई रो r²। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो 8/3 g, ठीक है, जी और पाई, ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये सब कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको ना मैं c कह देता हूँ। बाकी r² स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो r ही बचेगा, और बचा क्या, रो, तो रो के ऊपर रूट चढ़ा रहने दो। तो इस तरीके से मैंने एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया, या फिर ये को बस अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा छोटा कर लिया। तो इसके वेलोसिटी इक्वल कितना, CR√रो। अब देखो, इसी से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हालांकि हमें थोड़ा और पढ़ना है। अब देखो, अब हमने क्या देखा सर, इसके वेलोसिटी का क्या दे रखा है, रेशियो। तो अगर मैं मान लो पहले प्लेनेट ए के लिए इसके वेलोसिटी v1 मान लेता हूं और दूसरे प्लेनेट के लिए v2 मान लेता हूं, तो आप क्या देखोगे सर, आपने देखा कि सर पहले प्लेनेट के लिए VE1/VE2 इक्वल कितना आ जाएगा, R1/R2 अंडर रूट ρ1/ρ2। देखो वहां पर जो C था ना, वो तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों के लिए सेम ही होगा, लेकिन रेडियस और डेंसिटी वो क्या होंगी सर, अलग अलग होंगी। तो हमने उन्हें इस तरीके से लिख लिया है। अच्छा जी, इसके आगे की बात करें तो आपको पता ही है, क्या पता है, अच्छा एक ही लाइन दो बार हो गई, कोई बात नहीं। तो आपने देखा VE1/VE2 आपको ऑलरेडी गिवन है 1:2। अब हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, 1/4 इक्वल R1² इंटू ρ1/ρ2। अगर मैं यहाँ पर ρ1/ρ2 का ही रेशियो निकालता हूँ तो वो मेरे कितना आएगा, 1/4 इंटू R2²/R1²। क्या इतनी बात कंप्लीट है, चलिए जी। अच्छा जी, अब अगर हम ग्रेविटी की बात करें, ठीक है, एक्सीलरेशन, अच्छा जी, तो आपने क्या देखा सर, G इक्वल GM/r²। ये बेसिक फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ाई है, सिंपल। दोबारा से मैं वही बात कर रहा हूँ, मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मैंने वही लिखा, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे G की वैल्यू जो मुझे मिली ना, वो मिली 4/3 पाई G रो R। अब अगेन 4/3 पाई G, ये क्या है सर आपका, ये तो कांस्टेंट है, तो इससे तो मैंने C लिख दिया। तो मैं यहाँ पे G को क्या लिख सकता हूँ, CPR, P नहीं, रो, ठीक है, सॉरी। तो इसके आगे की बात करें, अगर हम दोनों प्लेनेट्स के लिए बात करें तो यहाँ G1/G2 अगर रेशियो में निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ρ1/ρ2 R1/R2। या अगेन C क्या होगा, सेम होगा, तो C से C कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ρ1/ρ2 की तो आपने वैल्यू पहले ही निकाली है, क्या है, 1/4 R2²/R1²। ये आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो आपने कहा हाँ सर। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ रेशियो, ρ1/ρ2 की वैल्यू अगर मैंने यहाँ रख देता हूँ तो कितना, 1/4 R2²/R1² इंटू R1/R2। R2 से R2 गया, R1 से R1 गया, तो सर आपको क्या मिलेगा, G1/G2 इक्वल 1/4 इंटू R2/R1। अच्छा, उनकी रेडियस में रेशियो क्या दे रखा था, 1/3, ये R1/R2 था, और यहाँ पर क्या है, R2/R1। तो मुझे यहाँ समझ में आ गया, R2/R1 कितना होगा, 3/1। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कर लो तो G1/G2 कितना आ जाएगा, 3/4। तो इस तरीके से अगर आप अपने ऑप्शंस में देखो तो ऑप्शन नंबर 4 सर इज द राइट आंसर। थोड़ा सा लेंथी लग सकता है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, सारी चीजें पता है ना, तो आप इजीली बहुत ही कम समय में कर लोगे, ठीक है। लेकिन यही है कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर रहना चाहिए कि मुझे किस क्वेश्चन के लिए किस अप्रोच का यूज करना है। क्या ये बात क्लियर है, चलिए जी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना दूसरा,
क्या लिखा है, चूज द करेक्ट लेंथ वर्सेस स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ग्राफ फॉर अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो बहुत से बच्चे ना गलती कर देते हैं, क्योंकि मैथ पढ़ते हैं ना तो हम उसमें क्या जानते हैं कि सर टी स्क्वायर मतलब स्क्वायर में आ रहा मतलब पैराबोला होगा, ठीक है, इस तरह का कर्व सोच लेते हैं, माइंड में आ ही जाता है। और बहुत से बच्चे इसका जल्दबाजी में आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा के आ जाते हैं। लेकिन सच बात क्या है, अगर आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है ना तो आपको पता है कि जो टाइम पीरियड होता है ना उसका फॉर्मूला क्या है, 2π√L/g इफेक्टिव, ठीक है, या जी इफेक्टिव होता है, कोई बात नहीं, जी लिखा है, नॉर्मल केसेस में आप जी ले सकते हो, वैसे जी इफेक्टिव लिया जाता है। तो आपने क्या देखा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो कितना आएगा, टी स्क्वायर इक्वल 4π²L/g। अगर आप यहाँ देखो तो 4π² में जी, ये तो कांस्टेंट है ना, इनकी वैल्यू तो आपको पता है। तो आपने क्या कहा कि सर टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। बात सही है ना। तो आपको ये पता चल गया कि जैसे जैसे एल बढ़ेगा वैसे वैसे टी स्क्वायर बढ़ेगा, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ना कि कोई पैराबोला आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ना वो बिल्कुल सही जवाब है। बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं इस छोटे से बेसिक से क्वेश्चन में। आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो जेईई मेंस में पूछे जा चुके हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में इसी टॉपिक के ऊपर आएंगे और जरूर आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।